ठाकुर हवेली। धृति, यहाँ का काम खत्म हो गया है, तुम जाकर ये थाली का भोग भगवान जी को चढ़ाओ, हम नाश्ता बाहर टेबल पर लगवाते हैं। सीमा जी ने भोग की थाली धृति को देते हुए कहा। धृति ने थाली लिया और मंदिर की तरफ चली गई। वही सीमा जी एक नौकरानी को कहकर सारा खाना टेबल पर लगवा रही थी। वो बाहर गई तो उनकी नज़र सोफे पर बैठी मालती जी और बलराज ठाकुर पर गई, जो एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। सीमा जी उनके पास गई और अभी कुछ कहती है, उनकी नज़र सामने से आते हुए अक्षराज पर ठहर गई। उसे आता देखा वो चुप हो गई। बलराज ठाकुर ने अक्षराज को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने उस साला को पकड़ लिया, पता नहीं कब से हमरा जासूसी कर रहा था, ले चलना हमको उसके पास, खाल निकल देंगे उसकी। ये कहते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था। आपको जरूरत नहीं उसकी, हम उसको समझा कर आ रहे हैं, अब वो हमारी तरफ से काम करेगा और उनकी जानकारी हमको ला कर देगा, अक्षराज ने बिना किसी इमोशन के बलराज ठाकुर से कहा। दोनों की बातें सुनो, मालती जी ने कहा, दिन भर बस यही मारपिटाई करते रहते तुम सब, जाओ तुम भी बैठो खाने पर और मेरे पोते को भी बैठने दो। माँ तुम नहीं समझोगी, हमको कितना काम रहता है। ये कहते हुए बलराज ठाकुर उठकर वहां से चला गया। सीमा जी भी बलराज ठाकुर के पीछे पीछे कमरे की तरफ चली गई। आया बड़ा काम वाला, लगता है हमने बेगूसराय की कुर्सी पर राज ही नहीं किया है, अब हमको काम सिखाने चला है, हो, मालती जी ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा। मालती जी ये कह रही थी लेकिन अक्षराज का ध्यान बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं था। वो अपनी नज़र पूरे हॉल में घुमा रहा था। तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी बहुरिया का खाना बन गया है, फ्रेश होकर आओ जल्दी, मालती जी ने अक्षराज से कहा, जो कहीं खोया खोया लग रहा था। वही अक्षराज ने जैसा ही ये सुना, उसने अपना सिर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। गुना गुना गुना। अक्षराज जैसे ही बाथरूम से निकल कमरे में आया, उसकी नज़र बेड की साइड में रखे सूटकेस पर पड़ी, जो और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी की थी। उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रिलैक्स किया और कहा, अक्षराज उसे वक्त नहीं मिला होगा सूटकेस खाली करने का, और हमको कुछ अजीब नहीं सोचना चाहिए। ये कह वो मिरर की तरफ मुड़ गया और अपने बाल कोम करने लगा। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और सिंदूर पर गई। ये देख अक्षराज के होठों के कोने मुड़ गए। कल तक सन्नाटे से भरा ये कमरा आज चीख चीख कर बता रहा था कि उसकी जिंदगी में अब अंधेरा नहीं रह गया है, अब उसकी जिंदगी में कोई आ चुका है। और वो कोई शख्स और कोई नहीं, उसकी बीवी है जिससे कल उसकी शादी हुई है। धृति, अक्षराज ठाकुर। गुना गुना गुना। धृति जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, अक्षराज को सीढ़ियों से आता देखा, उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन कल रात की बात याद कर कर के वो आज सुबह से ना जाने कितनी बार टमाटर बन चुकी थी। अक्षरा की नज़र भी जैसी ही धरती की ब्राउन आईज से मिली, उसकी खाली आंखों में एक चमक आ गई। वो देख सकता था धृति की चेरी रेड लिप्स पर छोटी सी स्माइल थी। वो अभी धृति को स्माइल बैक कर पता कि उसे दादी की आवाज़ आती है, आ गए तुम, आओ बैठो। धृति बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम ही सबको परोसो। अक्षराज बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। वही धृति एक एक करके सबको परोसने लगी। सबकी नज़र अपनी अपनी प्लेट पर थी, जहां छोले, पूरी, कचौरी, पोहा और मीठे में जलेबी और रबड़ी रखी हुई थी। सब धीरे धीरे खाने लगे। खाने के बाद जैसे ही मालती जी ने जलेबी और रबड़ी को देखा, वो धृति की तरफ मुड़ अभी कुछ बोलने ही वाली थी, उन्हें अपने हाथों पर किसी के हाथ महसूस हुए। ये हाथ किसी और नहीं बल्कि अक्षराज का था, जो उसने टेबल के नीचे से रखा था। मालती जी ने उसकी तरफ देखा और इशारों ही इशारों में कुछ कहा, लेकिन अक्षराज की नज़र देख वो चुप हो गई और खाने लगी। वही अक्षराज ने बिना किसी इमोशंस के जलेबी और रबड़ी की पहली बाइट ली। धृति सबको बहुत ही आशा से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये उसका कोई एग्जाम हो और उसका अभी रिजल्ट मिलने वाला हो। इस सब में उसकी नज़र अक्षराज पर बनी हुई थी। उसके मन में बहुत से ख्याल चल रहे थे। क्या मेरे हाथों का खाना उन्हें पसंद आया होगा, धृति ने मन ही मन में खुद से कहा। थोड़ी देर बाद बलराज ठाकुर अपनी जेब से एक सगुन का लिफाफा निकल धृति को देते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा बनाया, ऐसे ही घर में खाना बनाओ और सबको खिलाओ। इतना कह वो उठकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मालती जी ने धृति को आशीर्वाद दिया और सोने के कंगन देते हुए कहा, दिल जीत लिया बहू, क्या खाना बनाया। धृति लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दादी को वो मना नहीं कर पाए। कंगन लेते हुए उसने एक छोटी सी स्माइल की बस। सीमा जी ने भी एक सोने का नथ देते हुए कहा, ये लो, ये माँ जी ने मुझे मेरी पहली रसोई पर दिया था, अब ये तुम्हारा। धृति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सीमा जी ने जिद करते हुए दे दिया। तू भी कुछ दे दे, इतना अच्छा खिलाया बहू ने आज, मालती जी ने अक्षरज की तरफ देखते हुए कहा।
अक्षराज जो अभी भी अपनी प्लेट में देख रहा है, वो सोच रहा था उसने तो कुछ लाया ही नहीं, उसे पता कहा था इस बारे में कि कुछ देना भी होता है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धृति के पास जाने लगा। अक्षराज को खुद की तरफ आता देख धृति एक पल के लिए घबरा गई थी। उससे डर लग रहा था कि कहीं अक्षराज उसके ऊपर गुस्सा ना कर दे, क्या पता उसे खाना पसंद नहीं आया हो। ये सारे ख्याल धृति के अपने आप ही रुक गए। जैसे ही अक्षराज ने अपने जेब में से 500 के नोट की 40 नोट निकाले और धृति की तरफ घुमाने लगा। 5 बार घूमने के बाद अक्षराज ने पीछे खड़े एक नौकर को बुलाकर वो पैसे देते हुए कहा, ये लो जाकर गरीबों में बांट देना। वो नौकर सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। वही अक्षराज के इस जेस्चर को देख, जहां धृति अभी भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी, वही सीमा जी और मालती जी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। धृति के नर्वस और शॉक चेहरे को देख अक्षराज ने धीरे से कहा, हमको पता नहीं था कि गिफ्ट लाना है, वरना हम ले आते। इतना कह वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। धृति हॉल में बैठी हुई थी, उसका मासूम चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। उसके आसपास कुछ औरतें बातें कर रही थी। धृति उन औरतों की बात सुन नर्वस हो रही थी, क्योंकि वो सब ठाकुर खानदान की ताकत के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वो सब बात ही क्यों कर रहे थे, अभी तक किसी ने उसका घूंघट क्यों नहीं उठाया। ये सब यहाँ मुंह दिखाई करने आए हैं कि बात करने, धृति ने अपने मन में कहा। वो अब यहाँ बैठे बैठे थक चुकी थी, ऊपर से इतनी भारी साड़ी और ज्वेलरी उससे चुभ रही थी, और जो बची कुची कसर थी वो इस गर्मी ने पूरी कर दी थी। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उससे एक औरत की आवाज़ आए, बड़े ठाकुर तो बहुत रफ रहेंगे होगे कल रात, आखिर ठाकुर खानदान का खून तो अपना रंग दिखाएगा ही, देखो ना बेचारी कितनी थकी लग रही है। ये सुन उसके दोनों गाल किसी टमाटर के जैसे लाल हो गए। उफ, वो इस बारे में तो सोच भी नहीं सकती और ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। धृति और सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सबकी आवाज़ बंद हो गई और उसे एक जानी पहचानी आवाज़ आए, आप लोगों का स्वागत है ठाकुर हवेली में। आज हमारी बड़ी बहू धृति अक्षराज ठाकुर की मुंह दिखाए है, बहुत खुशी हुई आप लोग आए। चलिए मुंह दिखाए शुरू करते हैं। सीमा जी हॉल में आती हुई बोली। उनको देख सबके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और सब एक एक करके धृति का घूंघट उठा देखने लगे और साथ ही नेक देने लगे। सबके देख लेने के बाद सबने मिलकर धृति की तारीफ की। आखिर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब एक पल के लिए उसमें खो गए। थोड़ी देर बाद सब चले गए और सीमा जी ने धृति को भी कमरे में भेज दिया। वो अब तक काफी थक चुकी थी। सुबह का सारा नाश्ता, उसके बाद इतनी भारी साड़ी पहनकर लगभग 3 घंटे बैठना, उसने कभी भी इतना नहीं किया था अपनी लाइफ में। कमरे में जाते ही उसने शॉवर लिया और एक सिंपल सी साड़ी पहनकर बिस्तर पर लेट गई। आह, धृति ने गहरी सांस लेते हुए सीलिंग को देखा। अब जाकर उसमें सांस आई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने सुबह के नाश्ते में जो भी अक्षराज ने किया वो बस किसी रील की तरह चलने लगा। और वो सब एक बार फिर से याद आते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी, जिसका पता शायद उसको भी नहीं था। ये चीज़ आज तक उसके अपने माँ बाप ने भी नहीं की थी जो आज अक्षराज ने उसके लिए किया था। एक दिन भी नहीं हुए थे उसे अक्षराज से मिले और वो उसके साथ सेफ फील करने लगी थी। गुना गुना गुना। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। धृति जो अभी वहां से जाने को मुड़ी ही थी कि सीमा जी ने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, धृति कल तुमको पग फेरे के लिए अपने मायके जाना है। तुम इस बारे में अक्षराज को बताना और कहना कि उसे ही तुमको मायके छोड़ना है, साथ ही शाम को लेते भी आना है। सीमा जी की बात सुन धृति ने बस अपने सिर को हाँ में हिला दिया और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो ये करेगी कैसे? उसने तो अभी तक एक भी बात नहीं की है अक्षराज से। यही सब सोचते हुए कमरे में आ चुकी थी। उसकी नज़र सोफे पर सो लेते अक्षराज पर गई, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस छोटे से सोफे में फिट होने की। जैसे ही अक्षराज की नज़र धृति के ऊपर गई, वो शांत हो गया। धृति भी चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब उसने एक सिंपल सी साड़ी पहन ली थी। उसे मन तो नहीं रहा था कि साड़ी पहनने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो साड़ी में कितनी अनकंफर्टेबल थी ये साफ पता चल रहा था। अक्षराज जिसकी नज़र धृति के ऊपर थी वो ये आराम से देख सकता था कि धृति की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही धृति ने अपनी नज़र उसकी तरफ की, अक्षराज ने जल्दी से अपना चेहरा सीलिंग की तरफ मोड़ दिया। धृति जो अभी अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी, उसने अक्षराज की तरफ देखा जो अभी भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। धृति भी चुपचाप बेड पर आ चुकी थी। उसे बात करनी थी अक्षराज से कल के बारे में। वो अभी कुछ कहती कि उसे अक्षराज की धीमी मगर शांत आवाज आई, धृति।
उसकी आवाज़ सुन धृति ने जल्दी से जवाब दिया, जी हाँ। धृति का जवाब सुन अक्षराज सोफे से उठ गया और साइड में एक पॉलीबैग को बेड और सोफे के बीच रखे टेबल पर रखते हुए कहा, वो हमको पता नहीं था कि गिफ्ट लाना है, इसलिए ये तुम्हारे लिए। इतना कह अक्षराज चुपचाप वापस से पीछे होकर बैठ गया। वही धृति ने जैसा ही ये सुना वो उठकर बैठ गई। उसने पॉलीबैग को लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपने पहले ही गरीबों में पैसे बांट दिए थे, लेकिन हमने तुमको कुछ नहीं दिया था धृति। अक्षराज ने धृति की बातों का जवाब देते हुए कहा। वो पहले से ही अपनी लाइफ में पहली बार इतना नर्वस था कि क्या पता धृति को उसका गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। ऊपर से धृति उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है। उसने आगे कहा, अगर तुमको पसंद नहीं आएगा तो हम दूसरा कुछ ले आएंगे जो तुमको पसंद हो। अक्षराज की यह बात सुन धृति की नज़र उसके ऊपर थम गई। आज तक उसकी इतनी परवाह उसके अपने माँ बाप ने नहीं की जितनी अक्षराज कर रहा है। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई। उसने अपने होठों को काटते हुए अपनी आंसू पर कंट्रोल किया और धीरे धीरे बैग के अंदर से एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स निकाला। उसने बक्से को खोला और अंदर से एक ब्यूटीफुल एंकलेट्स अपनी हथेली में रखी। वो एंकलेट इतना सुंदर था कि धृति ने आज से पहले कभी भी इतने सुंदर एंकलेट्स देखे ही नहीं थे। उसकी आंखों में चमक साफ साफ पता चल रही थी। इस बीच अक्षराज की नज़रें धृति के ऊपर ही बनी थी। उसका सुंदर चेहरा खिड़की से आती चांद की रोशनी में चमक रहा था, जिसे देख अक्षराज के चेहरे पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी उसे धृति की सॉफ्ट वॉइस में कहा, थैंक यू, ये बहुत अच्छा है ठाकुर शाह। अभी वो अक्षराज को ठाकुर साहब कह ही रही थी कि बीच में ही अक्षराज ने उसे रोकते हुए कहा, अक्ष जी। धृति ने उसकी बात सुन अपने नजरें उठाते हुए कहा, अक्ष बुलाओ हमको, हमारा मतलब है तुम हमको अक्ष बुला सकती हो, ठाकुर साहब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षराज ने धृति की तरफ देखते हुए कहा। दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी हुई थी। धृति को जैसे ही इस सिचुएशन का एहसास हुआ उसने अपनी नजरें झुकाई और कहा, लेकिन हम कैसे? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर आज सुबह से अक्षराज उसे शौक पर शौक दिए जा रहा था। पहले उसकी नज़र उतारना, फिर ये पायल और फिर अब अपना नाम। ये हो क्या रहा है उसके साथ? वो कैसे उसका नाम ले सकती थी? उसकी माँ ने उसे साफ साफ कहा था कि ठाकुर साहब को उनका नाम लेकर मत बुलाना, और उसने भी किसी के मुंह से अक्षराज का नाम नहीं सुना था सिवाय मालती जी, सीमा जी और बलराज ठाकुर के। ऊपर से अक्षराज उससे उसका पूरा नाम नहीं बल्कि सिर्फ उसका आधा नाम अक्ष लेने को कह रहा था, जो कि बस उसे मालती जी बुलाती थी। अभी वो अपने इसी सवालों में थी कि उसे अक्षराज की आवाज़ आए, क्योंकि तुम हमारी बीवी हो और ये हक हम तुम्हें दे रहे हैं। इस बार अक्षराज की आवाज़ में एक कमांड था जो कि धृति साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें दो पल के लिए अक्षराज के ऊपर रुक सी गई थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी, भले ही अक्षराज ने अभी तक उससे गुस्सा क्या उसके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, लेकिन फिर भी वो कोई भी जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसने चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाया और एंकलेट्स को वापस से बॉक्स में डाल के रख दिया। धृति ने अक्षराज की तरफ देखा, जो दोबारा से उस सोफे पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। ये देख उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और धीरे से कहा, गुड नाइट। ये सुन अक्षराज शांत हो गया और बस हम में जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही चुपचाप होकर अपनी अपनी जगह लेटे रहे। धृति अक्षराज की प्रॉब्लम समझ रही थी, लेकिन वो अभी इतनी भी कंफर्टेबल नहीं हुई थी कि वो एक बेड अक्षराज के साथ शेयर कर सके, और ना ही अक्षराज ने इस चीज़ में उसे फोर्स किया था। बट क्या वो उसे ऐसे ही रहने देंगी? नहीं, शायद जल्दी ही वो उसकी इस प्रॉब्लम का हल निकाल ले। ये सोचते हुए धृति ने एक छोटी सी स्माइल के साथ अपनी बड़ी बड़ी पलकें बंद कर लीं। गुना गुना गुना। ब्रेकफास्ट के बाद धृति ने सबसे पहले अपने कपड़े अलमारी में रखे और खाली सूटकेस को वॉक इन क्लोजेट में रखा। आज भी अक्षराज सुबह सुबह जा चुका था। ना तो वो नाश्ते में मिला और ना ही वो ठाकुर हवेली में था। धृति ने खुद से कहा, कल रात तो पगफेरे के बारे में उनसे पूछ नहीं पाई थी, और अभी वो हवेली में नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। एक तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। धृति टेंशन में इधर से उधर कमरे में घूम रही थी कि तभी कमरे का गेट खुलता है और धृति की नज़र उस तरफ जाती है। आप। धृति अपनी जगह रुक गई जैसे ही उसकी नज़र दूर खड़े अक्षराज पर गई। अक्षराज ने बस अपने सिर हिलाया और अंदर आ गया। बिना कुछ बोले वो डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ चला गया। धृति ने उस तरफ देखा और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। वो अक्षराज के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसे अभी बात करनी थी पगफेरे के बारे में। ऐसा नहीं था कि उसका दिल बहुत कर रहा था जाने का वापस,
बट वो अपने मम्मी पापा के जैसे हार्टलेस नहीं हो सकती थी। वो भले ही उसे अपनी बेटी ना माने, लेकिन वो उन दोनों को अपना सब कुछ मानती थी। कुछ पल बाद अक्षराज वॉशरूम से बाहर आया और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। इस बीच दोनों की आंखें 2 पल के लिए एक दूसरे के ऊपर रुकी थी, जो कि काफी थी दोनों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। वही धृति के दोनों गाल लाल हो चुके थे, क्योंकि अक्षराज अभी बस अपने स्वेटपैंट्स में था और उसकी मसल, चेस्ट और बाइसेप्स साफ साफ दिख रहे थे, जिस पर अभी भी पानी की हल्की हल्की बूंद लगी हुई थी। धृति ने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या हो रहा मेरे साथ। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि अक्षराज एक बार फिर से कमरे में आ चुका था और इस बार उसने एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर 2 बटन खुले थे। वो सीधे जाकर अपने काउच पर बैठ गया और अपना सर उसके हेडरेस्ट पर टिका लिया। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो किसी गहरी सोच में हो। धृति ने जब ये महसूस किया, उसने आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई और उसने खुद से कहा, क्या ये परेशान है? क्या मुझे पूछना चाहिए? नहीं धृति, क्या अगर वो गुस्सा करे तो? लेकिन उन्होंने अभी तक तो कोई गुस्सा नहीं किया है। खुद से लंबी डिबेट करने के बाद धृति ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में अक्षराज से कहा, ओम मम अक्ष उद्धरण चिन्ह। अक्षराज जो किसी सोच में था, धृति की आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुल गई और अगले ही पल दोबारा से वो उन ब्राउन आइज से टकरा गई। उसकी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। आखिर पहली बार जो धृति ने उसका नाम लिया था। ये मेरा नाम इतना अलग क्यों लग रहा है? अक्षराज ने खुद से कहा। अपने इन ख्यालों को साइड करते हुए उसने जवाब दिया, हम। क्यों? क्या आप परेशान हैं? धृति ने धीरे से आगे कहा। अक्षराज ने धृति की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए चिंता साफ साफ दिख रही थी। क्या ये अक्षराज ठाकुर के लिए परेशान है? उस अक्षराज ठाकुर के लिए जिसके लिए आज तक उसका अपना परिवार भी परेशान नहीं हुआ? अक्षराज ने दोबारा से अपने मन में कहा, लेकिन वो ये बात धृति के सामने नहीं कह सकता था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, बस काम का प्रेशर है। तुमको कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट। अक्षराज का जवाब सुन वो समझ सकती थी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसके सामने जिद नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने आगे कहा, नहीं। वो हाँ, कल माँ ने कहा था कि आज मुझे पग फेरे के लिए मेरे घर जाना है, तो क्या आप मुझे? उद्धरण चिन्ह डॉट। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाती है। अक्षराज ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नज़र डालते हुए कहा, तुमको पहले बताना चाहिए था ना। अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और साइड में रखे अपने बैग को उठाते हुए अक्षराज के साथ कमरे से निकल गई। गुना गुना गुना। नीचे हॉल में सीमा जी की नज़र जैसे ही दोनों पर गई, उनके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उन्होंने धृति के पास जाते हुए कहा, जल्दी आना धृति। धृति ने अपना सर हिलाया और उनका आशीर्वाद ले लिया। उसकी नज़र अक्षराज पर गई, जो बिना सीमा जी की तरफ देखे बाहर चला गया था। ये धृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। तभी सीमा जी एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, अच्छे से जाना। धृति ने अपना सिर हिलाया और बाहर चली गई। उसने ये नोटिस किया था कि अक्षराज ठाकुर हवेली में ज़्यादा मालती जी से बात करता था और बलराज ठाकुर से तो उनकी बात बस काम को लेकर ही होती थी। जैसे ही वो बाहर गई, उसकी नज़र सामने खड़ी ब्लैक थार पर गई, जिसके दरवाजे से लग अक्षराज उसका इंतजार कर रहा था। धृति जैसे ही उसके पास आए, अक्षराज ने सामने वाली सीट का गेट खोला, धृति को अंदर बैठने का इशारा किया। उसका ये जेस्चर देख धृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बैठने के बाद अक्षराज भी दूसरी तरफ से आते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र धृति को देखा, जो अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज ने ये देख धीमे से कहा, क्या हम? उसकी ये बात सुन धृति के हाथ अपने आप ही हवा में रुक गए। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप बैठ गई। ये देख अक्षराज आगे बढ़ते हुए सीट बेल्ट को लगा दिया। अपने बीच इतनी करीब महसूस कर एक पल के लिए दोनों ही फ्रीज हो गए थे, लेकिन अगले ही पल अक्षराज ने धृति से दूर होते हुए कहा, माफ कीजिए, और गाड़ी स्टार्ट कर ठाकुर हवेली से निकल गया। धृति ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी थार अग्रवाल हाउस के सामने आकर रुक चुकी थी। भले ही धृति को गए 2 दिन भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन इस घर से उसकी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। वो एक पल में इसे पराया नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस ली और घर का दूर बेल बजाया, और कुछ ही पलों में गेट खुल चुका था। पूजा जी धृति और अक्षराज को देख खुश हो गई। उसने जल्दी से कहा, आ गए आप लोग, आए ना बड़े ठाकुर। ये कहते हुए वो अक्षराज को अपने साथ अंदर ले जाने लगी। इस बीच उन्होंने एक बार भी धृति के ऊपर अपनी नज़र नहीं डाली थी। ये देख धृति की आंखें अपने आप ही भर गई। क्या सच है इन लोगों को उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता?
वही पूजा जी की ये हरकत अक्षराज के आंखों से भी छुपी नहीं रही थी। उसने एक नज़र पूजा जी को देखा और अगले ही पल उसकी नज़रें धृति के बुझे हुए चेहरे पर आकर रुक चुकी थी। उसके हाथों की मुट्ठी अपने आप ही कस चुका थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में धृति से कहा, हमारे साथ अंदर आओ धृति। उसकी कड़क आवाज़ सुन धृति और पूजा जी दोनों ही सहम गई। उनको डरता हुआ देख अक्षराज ने इस बार पूजा जी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ हम बड़े ठाकुर नहीं बल्कि धृति के पति के तौर पर आए हैं, समझ गए आप? उद्धरण चिन्ह डॉट। जी जी ठाकुर, मेरा मतलब दामाद जी, पूजा जी ने डरते हुए जल्दी से कहा। उन्होंने जल्दी से धृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, धृति बेटा हमको तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुमने हमको याद किया? अपनी मम्मी की इस बात को सुन उसका चेहरा ही बदल गया। क्या कहा याद? अरे याद आता तो भी एक बार कॉल करती, लेकिन ये तो हर बार की तरह झूठ है। धृति ने अपने आंखें रोल की और कहा, मम्मी हम अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा आओ, पूजा जी ने जल्दी से रास्ता खाली करते हुए कहा। कुछ देर बाद पग फेरे की रस्में करने के बाद दोनों ने लंच किया। सुरेश जी अक्षराज के साथ कुछ काम की बातें करने लगे। वही धृति अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। उसका कमरा थोड़ा भी बदला नहीं था, ये देख उसे खुशी हुई। उसने अपने बुक शेल्फ से एक किताब निकली और उसे पढ़ने लगी, और पता नहीं कब उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। अगली बार जब उसकी नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने कमरे की सीलिंग पर गई, जिसे देख उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। नींद लेने के बाद उसे रिफ्रेश फील हो रहा था, लेकिन उसकी गहरी सांस बीच में ही अटक गई जैसे ही उसने अक्षराज की शांत आवाज़ सुनी, क्या तुम उठ गई? धृति ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और उसकी आंखें अक्षराज की आंख से जाकर मिल गई। एक वुडन चेयर पर अक्षराज चुपचाप बैठा हुआ था। धृति ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और बिस्तर से उठते हुए कहा, वो सॉरी, पता नहीं हमको नींद कैसे आ गई। कोई बात नहीं, बाहर तेज बारिश हो रही है इसलिए हम लोग आज ठाकुर हवेली वापस नहीं जा सकते, अक्षराज ने आगे कहा। धृति ने अपने सर हाँ में हिलाया कि तभी उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जिस पर अभी शाम 8:30 बज रहे थे। ये देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या सच में वो इतनी देर तक सोती रही और अक्षराज ने उसे जगाया क्यों नहीं? ये सारे सवाल धृति के मन में घूम रहे थे। तभी उसे अक्षराज की आवाज़ वापस से आई, तुम फ्रेश हो जाओ फिर हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। धृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अक्षराज का हर एक जेस्चर धृति की धड़कन बढ़ा रहा था। वही धृति के जाने के बाद अक्षराज ने अपनी आंख बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने धृति का मासूम चेहरा आ गया, जो उसने 4 घंटे तक देखा था। हाँ, वो पिछले 4 घंटों से सोई हुई धृति को देख रहा था। उसने ना जाने कितनी बार खुद को रोका, लेकिन उसकी आंखें हर बार उसे धोखा दे गई। गुना गुना गुना। डिनर के बाद धृति ने सीमा जी को कॉल करके बता दिया कि आज वो दोनों नहीं आएंगे बारिश की वजह से। लेकिन उसे अब डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके वजह से अक्षराज यहाँ रुका है और उसके सारे काम रह गए। अब वो उसके ऊपर गुस्सा ना करे बस। ये सोचते हुए वो अपने कमरे का गेट देख रही थी, जिसके अंदर अभी अक्षराज था। अभी वो कमरे का गेट खोल अंदर ही जा पाती कि किसी ने उसका हाथ खींच लिया। आह आप! उद्धरण चिन्ह। पूजा जी धृति को अपने साथ एक कोने में ले गई और फिर कहना शुरू किया, हाँ हम धृति, क्या तुमने बड़े ठाकुर से हम लोगों के बारे में कुछ कहा है, जो वो हम लोग से ऐसी बात कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुन धृति ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, हम ने कुछ नहीं कहा। हम क्यों कहेंगे, हम आप दोनों की तरह नहीं है। चुप धृति, हमारे प्यार का गलत फायदा मत उठाओ। अगर कुछ बोला है तो साफ साफ बता दो। तुम्हारे कारण से तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं पता भी है तुमको? पूजा जी ने गुस्से से कहा। अपने पापा के बारे में सुनते ही धृति की आंखें नॉर्मल हो गया। भले ही सुरेश जी से उसे उतना प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो उसके पापा थे, वो कैसे ये बात भूल सकती थी? उसने घबराते हुए पूजा जी से कहा, क्या पापा? पापा को क्या हुआ? मम्मी, तुम्हारे पापा ने बड़े ठाकुर से हाईवे वाली जमीन की बात है जो कि सरकार की है, लेकिन बड़े ठाकुर ने साफ साफ मना कर दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम ही संभालो इसको। ये कहते हुए पूजा जी धृति के हाथों को झटकते हुए वहां से चली गई। जैसे ही धृति ने पूजा जी की बात सुनी, उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। क्या सच में उसके अपने मम्मी पापा उसके बारे में ये सोचते हैं? हाँ, वो जानती थी कि उसके पापा उस जमीन के लिए कितने पागल थे। क्या उस जमीन के ना मिलने की वजह भी अब वो उसे बनाएंगे? उद्धरण चिन्ह। गुना गुना गुना। हाईवे जमीन सरकार के अंदर आती है और सुरेश जी कब से उस जमीन के पीछे लगे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ की जंगल को हटाकर 5 स्टार होटल खोलना था, जो कि आगे जाकर उन्हें प्रॉफिट देगा।
लेकिन जंगल काटने से सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था और अब जब ठाकुर खानदान बेगूसराय की कुर्सी पर है तो सुरेश जी ने ये सोचा था कि वो पहले धृति की शादी छोटे ठाकुर यानी कि चिराग ठाकुर से करवा देंगे और उसके बदले में 1 साल के अंदर कैसे ना कैसे करके हाईवे वाली जमीन अपना नाम करवा लेंगे। लेकिन शादी के दिन सब बदल गया। उसकी शादी ठाकुर खानदान के बड़े बेटे अक्षराज ठाकुर से हो गई और ये था सुरेश जी की किस्मत का टर्निंग पॉइंट। उन्हें पता था कि चिराग ठाकुर बेगूसराय में रहता नहीं और ना ही ठाकुर खानदान के बिजनेस और पॉलिटिक्स में उसका कोई इंटरेस्ट है, इसलिए उन्हें दिक्कत हो सकती है जमीन लेने में। फिर भी उन्होंने धृति के साथ एक दाव ही खेला था। उन्होंने अक्षराज के शादी के बारे में भी पता लगाया गया था क्योंकि बेगूसराय का इक्का उसके हाथ में ही था, लेकिन उसे शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने चिराग ठाकुर को चुना। लेकिन उनको कहाँ पता था कि भगवान भी उनकी तरफ था। अब जबकि धृति की शादी अक्षराज ठाकुर से हो चुकी थी, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि वो वेस्ट नहीं जाने देने वाले थे। इसलिए आज उन्होंने वाले लंच के बाद अक्षराज को देखते ही जमीन की बात है और जिसका जवाब उन्हें उसके मुंह पर डायरेक्ट ही मिल गया और वो था अक्षराज ने उन्हें डायरेक्ट कह दिया था कि वो जमीन नहीं बेचेगी और इसके बाद बिना कोई कारण बताए वो उठकर कमरे में चला गया था। उसके बाद से ही पूजा जी और सुरेश जी परेशान थे। पहले वो धृति को इस बीच नहीं इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है उसे इन्वॉल्व करने का और इसलिए अभी वक्त देखते ही पूजा जी ने धृति के सामने सारी बात रख दी सिवाय शादी के राज के। गुना 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 लगभग 15 मिनट सुबकने के बाद धृति ने खुद को नॉर्मल किया और कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उस जमीन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन वो उसके बारे में अक्षराज से बात बिल्कुल नहीं करेगी। शादी के दिन उसने खुद को एक वादा किया था कि इस शादी के बाद अग्रवाल खानदान से वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेगी। वो अब थक चुकी थी हर बार ये सह सह से कर। उनसे धीरे से कमरे का गेट खोला और अंदर आ गई। वो जैसे ही अंदर आए उसकी नज़र अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की पर गई जहां बैठकर अक्षराज एक बुक पढ़ रहा था। बुक, ये तो वही बुक थी जो आज दिन में पढ़ रही थी। धृति को जैसे ही ये समझ आया उसका पूरा चेहरा लाल हो गया क्योंकि ये बुक एक रोमांस नॉवल थी। अब धृति ऐसे जाकर अक्षराज के हाथों से वो बुक छीन भी नहीं कर सकती थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से अक्षराज को आवाज लगाई, अक्ष उद्धरण चिन्ह। अक्षराज ने जो किताब में खो चुका था उसे भी एहसास नहीं हुआ कि धृति कब कमरे में आई थी। जैसे ही धृति की सहमी हुई आवाज उसके कानों में गई, उसने अपनी नजरें उठा धृति की तरफ देखा और अगले ही पल उसने अपने हाथ में रखी हुई बुक को देखा। उसने जल्दी से वो बुक बंद की और साइड टेबल पर रखते हुए कहा, तुम आ गई। दोनों के लिए ही ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। धृति ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, हम कह रहे थे कि आप बिस्तर पर सो जाएं। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। धृति के कमरे में कोई सोफा या काउच नहीं था, बस एक बेड था, इसलिए धृति कमरे में आने से डर रही थी। उसे पता नहीं था कि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी और अक्षराज यहीं रुक जाएगा, वरना वो पक्का कोई इंतजाम कर लेती। लेकिन अब रात को वो क्या करे, और अगर उसके घर में किसी को पता चला तो बात बस बढ़ेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वही अक्षराज ने भी ये नोटिस कर लिया था, इसलिए तो वो अब तक उसका इंतजार कर रहा था और वक्त बिताने के लिए उसने उसकी किताब का सहारा लिया। जैसे ही अक्षराज ने धृति की बात सुनी, उसने एक नज़र बिस्तर को देखा और कहा, और तुम? हम नीचे। अभी धृति ये कह ही रही थी कि अक्षराज ने उसकी बात कट करते हुए कहा, हम सो जाते हैं नीचे, तुम बिस्तर पर सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसने जैसे ही अक्षराज की ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो अक्षराज को एकटक देखने लगी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने जल्दी से कहा, आप कैसे? ठाकुर, अक्ष, हमको आदत है धृति। अक्षराज ने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। धृति उसके आंखों में अजीब से इमोशन साफ साफ देखे जा सकते थे, लेकिन वो अक्षराज को ऐसे नीचे सोने नहीं दे सकती थी। वो इतनी भी जालिम बीवी नहीं थी। धृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारा बेड बड़ा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बेड शेयर कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने लगभग अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस डर से कि कहीं अक्षराज उसके ऊपर गुस्सा ना हो। वही अक्षराज ने जैसे ही धृति की ये बात सुनी, उसकी नज़र धृति के ऊपर जम गई। वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ की और कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए उसके कान लाल हो चुके थे। धृति ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने अपनी आंखें धीमे से खोली और अपने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हम चेंज करके आते हैं। और इतना कह वो वॉशरूम में चली गई। गुना गुना गुना।
थोड़ी देर बाद धृति वॉशरूम से बाहर आए। उसकी नज़र अक्षराज पर गई। वो बिस्तर की एक तरफ चुपचाप लेटा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो बता सकती थी कि वो सोया नहीं है। धृति ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी तरफ आते हुए वो भी आराम से बिस्तर पर लेट गई। दोनों ही चुप थे, लेकिन दोनों के ही इमोशन उनकी पूरी बॉडी में अंदर नाच रहे थे। एक अजीब सा एहसास जो दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। पता नहीं कब यही सब सोचते सोचते धृति की आंख लग गई। उसकी गहरी सांसों की आवाज़ जैसे ही अक्षराज के कानों में गई, उसने अपनी आंख खोल दी और धृति की तरफ देखा जो सो चुकी थी। 2 पल आराम से उसके चेहरे को इतने पास से देखने के बाद अक्षराज ने अपनी आंखें वापस से बंद कर दी और सो गया। इस बार उसके हसीन चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। शी इज़ लाइक द ड्रग्स टू विच ही इज़ गेटिंग एडिक्टेड डे बाय डे।